सभी दर्शकों का एक बार फिर से वैली ऑफ वर्ड्स राष्ट्रीय अखिल भारतीय साहित्य महोत्सव में स्वागत है। बड़े ही रोचक, बड़े ही मनोरंजक और किसी स्तर पे कहें तो बड़े ही मार्मिक सत्र हमारे चल रहे हैं। इससे पहले सत्र में हमारे साथ थी ममता कालिया जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से ऐसी वार्ता करी कि वास्तव में उन्होंने सत्र में जान डाल दी। और अब पोस्ट लंच सत्र जो है उसको लेकर आ रहे हैं हमारे साथ वैली ऑफ वर्ड्स नेशनल लिटरेरी फेस्टिवल के डायरेक्टर श्री संजीव चोपड़ा, और वो चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर नीति सिंह से, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी वडोदरा में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में हैं। और देशराज कली जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है शांति पर्व, उसका उन्होंने से पंजाबी में से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है, तर्जुमा किया है। और डॉक्टर संजीव चोपड़ा वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूँगा कि वो एक आईएएस ऑफिसर हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। उसके अलावा वो एक हिस्टोरियन हैं, एक इतिहासविद, और उसके साथ ही वो साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं और गहरी पकड़ भी रखते हैं। उन्होंने न जाने कितने सिविल सर्वेंट्स को, जो कि अलग अलग सेवाओं से आते हैं, उनको लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में अलग अलग पदों पर रहते हुए और आखिरकार उसके निदेशक के पद पर रहते हुए उनको प्रशिक्षण दिया है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। और उनको ये सिखाया है कि एक आम इंसान और एक अधिकारी के कर्तव्यों में और उनके निर्वहन में क्या फ़र्क होता है और उसको किस प्रकार से सही तरह से किया जाता है। हम डॉक्टर संजीव चोपड़ा साहब का और डॉक्टर नीति सिंह जी का आज के सत्र में बहुत स्वागत करते हैं। और मुझे आपको ज़्यादा ही सुन चुके हैं, तो इसलिए मैं आपके बीच में से हटता हूँ और मैं मंच सौंपता हूँ हमारे दोनों विभूतियों को। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। मेरे साथ डॉक्टर नीति सिंह हैं, और हालांकि ये सेशन जो है हिंदी फिक्शन और नॉन फिक्शन पे है, और हम एक पंजाबी की पुस्तक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि नीति सिंह जी बड़ौदा में अध्यापन कर रही हैं। और ये सेशन नॉर्मली जो इंग्लिश ट्रांसलेशंस वाला है ये हैदराबाद में होना है, लेकिन नीति सिंह जी क्योंकि बड़ौदा से हैं इसलिए वी थॉट वील हैव दिस डिस्कशन। और एक बहुत ही अच्छे संयोग की बात है कि बात जलंधर से शुरू हुई थी पिछले सत्र में। रविंद्र कालिया जी तो वहाँ से हैं और आपका ससुराल वहाँ था, मतलब अभी है इन अ वे। ममता जी भी वहीं से हैं, तो दालों और कई चीज़ों पे चर्चा हुई है। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे शांति पर्व की। शांति पर्व एक नाम है, शांति पर्व सिर्फ नाम है शांति पर्व, बट इट्स अ फैंटास्टिक टेल ऑफ दलित लिटरेचर। इट्स अ पावरफुल रिटेलिंग ऑफ हाउ दलित्स फील अबाउट शांति पर्व। और सबसे पहले तो मैं नीति जी से पूछूंगा कि आपने ट्रांसलेशन में इनकी बहुत पकड़ है, इन्होंने शी इज़ नोन एज अ वेरी रिनाउंड ट्रांसलेटर, तो आपने ये शांति पर्व को ही ट्रांसलेट करने के बारे में क्यों सोचा? पहला सवाल ये। और इसके साथ ही दूसरा, जो क्योंकि हम इसको शांति पर्व शब्द को ही थोड़ा खोल दें, बिकॉज शांति पर्व एज वी ऑल नो इज भीष्म पितामह's लास्ट लेक्चर टू युधिष्ठिर। लेकिन इसके अंदर जो शांति पर्व है उसके अंदर जो इसमें देशराज काली उसको जिस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं कि शांति पर्व इज जस्टिफिकेशन ऑफ द डंडा, कि अगर डंडा नहीं है तो सम्राट नहीं है, सम्राट नहीं है तो हुकूमत नहीं है। तो शांति पर्व को डंडे के रूप में सोचना ये एक बिल्कुल एक पंजाबी थॉट प्रोसेस, क्योंकि शांति पर्व से लोगों ने बहुत चीज़ें इंटरप्रेट की, लेकिन शांति पर्व एक डंडे की कहानी है। ये it is not really Shanti Parv. So how did you think of translating Shanti Parv and your thoughts on the subject? And we'll do a bilingual session, Hindi, English, जैसा भी आपको सुविधा लगे. Thank you, Sanjeev ji.
And thank you for this opportunity to showcase and represent Kali, my Dalit brother, his voice, which speaks through so loud and clear and so poignantly through this novel called Shanti Parv. मैंने इस नॉवल को ट्रांसलेट करने की कैसे सोची? एक्चुअली मैंने कुछ ट्रांसलेशंस की थी जब मैंने मेरी पीएचडी की, तब मैंने गुरु नानक देव जी की पोइट्री, गुरु ग्रंथ साहिब से मैंने कुछ सिलेक्ट वर्सेस उनके ट्रांसलेट किए फॉर द पर्पस ऑफ माय डॉक्टरेट रिसर्च. एंड कबीर जी पे तो काफ़ी ट्रांसलेशंस थी, लिंडा हैस, सुखदेव सिंह की. उसके बाद भाई जैता की एक very little known script which was discovered, say, about 60 years back. Bhai Jeta was a commander and a right-hand man in the army of Guru Gobind Singh. So उनकी श्री गुर कथा जो है वो मैंने ट्रांसलेट की थी पंजाबी से, गूढ़ पंजाबी से इंग्लिश में. एंड वो एक अपने आप में एक तपस्या थी. और क्योंकि मेरा ताल्लुक भक्ति से है एज अ रिसर्चर, और आई एम ऑल्सो अ प्रैक्टिसिंग मिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्ट, तो मुझे बहुत आनंद आया. मेरे लिए एक जर्नी थी, क्योंकि श्री गुर कथा जो है उसमें मैंने देखा एक समावेश सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का. और सो भाई जैता राइट्स दिस ब्यूटिफुल एपिक, वेयर ही डिस्क्राइब्स गुरु. आई होप आई एम नॉट गोइंग टू ऑफ ट्रैक. नहीं, आप चलिए, कॉन्वर्सेशन है, जहाँ भी चले चलो. हाँ. So he describes Guru Gobind Singh Ji's formative years, and Bhai Jeta's own brother was born one day after Guru Gobind Singh Ji was born. And so ये बच्चों की जब ये बच्चे थे तो इन्हें कैसे मैदान की नीति जो होती है, रणनीति, वो इन्हें कैसे बहुत सटली सरलता से सिखाई गई. इन्हें they were offered games, so they would play games, war games. And how Guru Gobind Singh Ji and Bhai Jeta's brother, they grew up. So, and he was like an elder brother to the two of them. So anyway, so the long and short of it is that I had some history in translating from Punjabi into English. And my dear colleague and senior Professor Rajkumar Hans, who was also in the MS University in those days, he was very much familiar with this, and he had also been encouraging me. So he was in France for a conference, and he read a paper on Shanti Parv, the Punjabi version. और वहाँ उन्होंने कुछ बातें कही, तो अब तो हमारे मित्र हैं निकोल एंड जूडिथ, जो वहाँ प्रोफेसर्स हैं फ्रेंच यूनिवर्सिटी मॉन्टपेलियर, समथिंग लाइक दैट. तो उन्होंने कहा कि आप ट्रांसलेट करवाइए ना, अगर इतना उम्दा नॉवल है तो कोई है आपके पास जो ट्रांसलेट करेगा. तो राजकुमार जी ने बोला हाँ है, I know there is somebody in my mind. और वो आए ना इंडिया वापस, तो आते ही उन्होंने मुझे पहला फ़ोन किया कि नीति तुम करोगी. मैंने I gave your name, and I saw that as a huge honor, and I said I will, but let me first read the novel. So I went through the novel and I loved it, and that's where the story began. ये जो नॉवल है शांति पर्व, ये अपने आप में एक बड़ा यूनिक नॉवल है, क्योंकि इसमें दो कहानियाँ चलती हैं. एक कहानी है जो रनिंग नरेटिव है कंटेम्प्रेरी पंजाब की, और एक मोनोलॉग है 3 लोगों का जो साथ साथ चलता है. मतलब अगर मैं आपको पुस्तक दिखाऊं तो ऊपर में एक स्क्रिप्ट चलती है, नीचे में एक दूसरी स्क्रिप्ट चलती है. ये एक बड़ा यूनिक सा नॉवल है. ये आज तक मैंने तो नहीं देखा, मुझे लगता है नीति जी ने भी, आपने भी नहीं देखा होगा. तो थोड़ा सा आप कहानी के बारे में ज़रा बताएं कि ऊपर वाला जो पार्ट है उसका नरेटिव क्या है, और नीचे वाला जो 3 मोनोलॉग्स हैं उनका क्या नरेटिव है. ज़रूर. एक्चुअली आपने मुझे 2 सवाल किए थे, मैंने एक ही सवाल का जवाब दिया और बहुत ज़्यादा लंबा दिया. तो दूसरा सवाल भी ले लूँ क्योंकि ज़रूरी है. बहुत शॉर्ट में लेती हूँ और उसके बाद आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर. तो शांति पर्व, अब हम जानते हैं कि महाभारत का जो 12वां अध्याय है, 12th book in the Mahabharata is titled Shanti Parva. And Desrat Kali was very disturbed by the fact that शांति पर्व का टाइटल तो शांति का पर्व है, बुक ऑफ ट्रीटाइज ऑन पीस, लेकिन इट डज द ऑपोजिट. It justifies the violence, justifies all the punishment that the state had to perpetrate on its people, on its praja. तो और उसमें जो काली की जो ऑब्जर्वेशंस थी उसके हिसाब से द्रौपदी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट वेरी रिवेंजफुल
नैरेटिव वो रिफ्लेक्ट होता है, और बाकी यू नो अ वेरी पेट्रियार्कल अप्रोच एंड अ वेरी स्टेट अप्रोच, स्टेट सेंटर्ड अप्रोच, जस्टिफाइंग वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस। इससे उन्होंने, और क्योंकि शांति पर्व उस समय लिखा गया था जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया था, शांति का समय था, और तब उन्होंने पीछे देखते हुए रिफ्लेक्टिवली उन्होंने लिखा, उन्होंने जस्टिफाई किया कि ये सही था जो हमने किया। तो सिमिलरली देशराज का उन्होंने क्यों ये टाइटल को ऑप्ट किया, एक तरह से एक क्रिटिक है उन्होंने ऑफर किया बाय सबवर्टिंग द होल थिंग, you know, so by exposing, so it's more like an exposure of these narratives that justify terrorism, that justify the usage of terror, the centralization of power and privilege. ठीक है, तो this was the second question, and the third question regarding the structure. Actually इस नॉवल ने ना वेस्टर्न लिटरेरी वर्ल्ड में ना सनसनी पैदा कर दी। मैंने शुरू किया था इसका अनुवाद, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में दलित स्टडीज़ पे एक सेमिनार हुआ, और हम सब वहाँ गए एज अ टीम। मैं, राजकुमार जी, काली एंड एक हमारे पब्लिशर थे पंजाब से, मुझे ध्यान नहीं, याद दीपक नहीं आ रहा। पब्लिशर्स। हाँ जी, दीपक पब्लिशर, जिन्होंने पहली बार इस पुस्तक का पंजाबी में लिखा। दीपक पब्लिशर्स जलंधर से हैं। जी, मुझे वो जेंटलमैन का नाम याद नहीं आ रहा, बड़ा समा हो गया है उस बात को, शायद 2016 में थी ये बात। तो मैंने पहले 2 चैप्टर्स मैंने ट्रांसलेट किए थे, और खूब मैं भी बहुत पैशनेट थी इसके बारे में, क्योंकि बहुत सुंदर लिखी गई है। तो ऐसा स्ट्रक्चर, at least Western world is also not aware of such a structure, okay? And when I read this novel in Punjabi for the first time, मैं confused थी थोड़ी कि कैसे पढूं। तो उस असमंजस में कुछ मैंने ऊपर से पढ़ लिया, कुछ नीचे पढ़ लिया, समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। लेकिन वो जो खिचड़ी जो पक रही थी उसमें एक रेजोनेंस पैदा होती है जो बड़ी रिच है। एंड ऑफ कोर्स आई फाउंड माय वे। फिर मैंने ऊपर की जो कहानियाँ हैं, 16 कहानियाँ हैं ऊपर, तो वो पढ़ी, और बीच बीच में काली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अब आप नीचे जो 3 मोनोलॉग्स हैं उनमें से सो एंड सो ये पर्टिकुलर मोनोलॉग आप पढ़ सकते हैं। और मैंने काली से फिर पूछा भी एक दिन, इंटरव्यू उनका लिया जब मैंने, वो इंटरव्यू भी इस किताब में दर्ज है जी, कि आपने ऐसे क्यों किया, क्योंकि जो ऊपर की जो कहानियाँ हैं वो तो दे आर मच मोर रीसेंट, यू नो। जो प्रोटैगनिस्ट है इसमें वो हमारे जो देशराज काली हैं वो भी खुद एक जर्नलिस्ट हैं, और मीडिया पर्सन भी हैं, और एक न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं अब तो उनकी तरह जो प्रोटैगनिस्ट है वो भी जर्नलिस्ट है, लैपटॉप लेके घूमता है, अवेयर है, he is aware very much of these very exploitative and abusive narratives that that exist and fester in the underbellies of federal systems, you know. और बहुत disillusioned है और बहुत उदास है। तो उसकी जो व्यथा है ना वो काली ने सेंटिमेंटलाइज नहीं किया है, और एक उन्होंने बहुत सबवर्सिव कलम उठा के ना लिखी हैं कहानियाँ। तो ऑफ कोर्स वो जो दलित एंटी एस्थेटिक है, जो यहाँ जिसे हम आजकल दलित एस्थेटिक बोलते हैं, वो बहुत अपेरेंट है। फिर जो जेंडर रिलेशंस भी हैं वो they are not essentially you don't find them essentially in the patriarchal framework. Many a times they sort of cross the box, you know, they step out of the box. The women are many of them are very aggressive, whereas our protagonist is pretty mild, you know, and very much of an introvert. अच्छा, ये तो है ऊपर कहानियाँ दरिद्रता की, दलित जीवन की, जो चूड़ियाँ आंदियाँ ने, you know, जो स्वीपर्स आती हैं गली में, उसके मोहल्ले में, दलित मोहल्ले में जहाँ वो प्रोटैगनिस्ट रहता है, और वो नोटिस करता है, ऑब्जर्व करता है कि कैसे पहले तो उनके शरीर भी सुडौल थे, अब कैसे फूल गई हैं, बहुत वेट गेन हुआ है। फिर वो उनकी आँखों में कितनी वीकनेस है, तो प्रॉब्ली लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, यू नो। तो दे वेरी चैलेंज्ड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, मेंटली ऑल्सो दे आर चैलेंज। और ये लोग हैं जो, ये एक ऐसा संसार है इलिटरेट लोगों का, कहा जाए तो, यू नो, मोस्टली सब इलिटरेट हैं।
और अपने अपने व्यथाओं के जंजाल में फंसे पड़े हैं। तो वो सोचते कम हैं, बस जीते हैं, जैसे ढोरों की तरह। गुजराती में ढोर बोलते हैं, पंजाबी में डंगर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं कैटल को? पशुओं की तरह। हाँ, आई एम क्लोजर टू गुजरात एंड देन पंजाब, सो पशुओं की तरह जीवन जीते हैं। तो एक तो वो हो गया ऊपर, और कई खड्डों में गिर रहे हैं, they fall into traps of all kinds, existential traps, and yet they are not aware of how hellish a life they live. And then why do they live these kind of lives? What is it that has brought about this huge difference between these poor, illiterate, underprivileged, out of caste people, and there are these people who are upper caste, who are privileged, who have the powers, and who have all the money. And towards the end of this novel, in the third monologue, अच्छा ये 3 monologues जो है ना, एक poet है, एक political leader है, और एक है professor. तो पागल, फिर comrade, और तीसरा है प्रोफेसर जौहल। तीनों ही काफ़ी गरीब हैं। जौहल जी जो थोड़े मिडिल क्लास हैं, लेकिन वो भी अपनी व्यथाओं और अपनी परिस्थितियों में संकड़ाए हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो वो बोलते हैं वहाँ के कि 80 मिलियन जो लोग हैं ना हमारे देश के, वो ये गरीबी में, बेहाली में जीते हैं, जबकि 20 मिलियन जो है कैटेगरी, उसी में जो देश की जो पूंजी है ना, वो सर्कुलेट करती है। और पावर कैसे, अपना पावर की चाल क्या है, सत्ता की चाल क्या है, उसको समझने की कोशिश। एक्चुअली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड दैट एंड वेरी हैप्पी दैट अ दलित स्कॉलर, नाउ ही हिमसेल्फ, काली हिमसेल्फ वाज 8th स्टैंडर्ड में तो उन्होंने घर पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिया। वो चमार फैमिली में से आते हैं, और फैमिली में बड़ी हालत ख़राब थी, तो फिर फादर का हाथ बटाने लगे, तो वो मरे हुए मुर्दे पशुओं को ना अपने कंधे पे रख के मार्केट में ले जाना, चमड़ा बेचना करना, तो ऐसा इंसान और इतना विद्वान, उन्होंने बहुत बहुत लिखा है। तो मैं क्या कह रही थी? हाँ नहीं, आप बता रहे थे तीनों के बारे में, एक पोएट, पॉलिटिशियन और कॉमरेड, तीनों के बारे में, उनको तीनों का जो रनिंग कमेंट्री है उसके बारे में, प्लस मेन नैरेटिव के बारे में। मेन नैरेटिव तो हो गया कंटेम्प्रेरी, एक कहानी पंजाब की चल रही है, जो एक लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास एक जर्नलिस्ट जो है वो बन रहा है, वो एक कहानी है, और नीचे में एक रनिंग कमेंट्री चल रही है, विच इज़ अ वेरी यूनिक फीचर बाय इटसेल्फ। तो इसमें मैं, क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, आपने इसमें पॉइंट आउट किया कि एक तो होता है भाषा को ट्रांसलेट करना, मतलब पंजाबी से अंग्रेज़ी या हिंदी से अंग्रेज़ी या कुछ भी, एक है दलित पंजाबी को, जो बहुत ही एक कहा जा सके एक बड़ी पेरोकिलाइज्ड भाषा है, और जिसका इजीली कोई डिक्शनरी में ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ममता जी बता रही थी कि वो गालिब के दीवान के साथ हिंदी उर्दू डिक्शनरी लेके काम किया जा सकता है, या हिंदी इंग्लिश, लेकिन जो शब्द दलित भाषा में हैं, जो चमारों की भाषा है, वो तो किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। वो तो उसमें क्या क्या मुश्किलें होती हैं उस भाषा को एक अंग्रेज़ी में, वो भी अंग्रेज़ी जो किसी भारतीय की भाषा नहीं है, in a sense, so it represents a very elite class in our country. So what are the challenges of translation of a Dalit narrative in localized, parochialized Punjabi to English? Yeah, thank you for asking me this question. And I get so carried away by the greatness of this work that I forget the fact that I also translated it, I mean. So, well, challenges तो बहुत थे। अब ये दलित पंजाबी है, दोआबी पंजाबी है, जो कि मुझे इसका इल्म नहीं था, और मैं तो गुजरात में, और फिर मैं आती भी हूँ गुजरांवाला से, तो हमारी जो पंजाबी है, जो मेरे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी, वो बड़ी तहजीब वाली, बड़ी प्यारी सी, मीठी मीठी सी पंजाबी है। तो बस मैंने जब इसे पढ़ा ना, तो एक किसी की हेल्प कर सकूं, वो मेरे मन में बड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो ये नहीं कहूँगी कि मैंने उनकी हेल्प की, क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प की, सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन, नथिंग लाइक दैट। बट द
it was, the cause was beautiful, and here was something that was really deserving, you know, my time and passion. So that gave me the start, you know, that gave me the push in the start, in the beginning. फिर इसमें मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत रिसर्च भी की, क्योंकि कई चीज़ें थी जो, क्योंकि वो जैसे भागमल पागल जो हैं, he talks about pre-independence and post-independence times, and there are a lot of terms that are very indigenous, you know, there's a lot of indigeneity in this narrative. तो जैसे मरला या और जैसे वो काली जैसे लिखते भी थे ना, तो फिर मैंने एक काम किया. हाँ, मेरा ना थिएटर बैकग्राउंड बहुत कमाल का रहा है. जब मैं स्टूडेंट डेज में थी, about 6 to 7 plays, full length English plays I acted in. So एक inhibition नहीं रहती, you know, when you act on play, on stage, you tend to get lesser and lesser inhibited, and this uninhibitedness is something that I take to my class and to everything that I do. So मैं तो सरदारनी हूँ, अपना कमर कसी और जंप मारा अंदर और ना, और मैंने अपने आप को उसके साथ इमर्स कर लिया. काली की जो रिदम थी, जो उनकी भाषा की जो एनर्जी थी, उसके साथ मैंने अपने को फ्यूज कर लिया. और मैं पोएट भी हूँ, लिखती भी हूँ खुद भी, तो मुझे बहुत आनंद आया ये चैलेंज लेने में. मैंने कुछ वर्ड्स के लिए तो मैं काली से पूछती थी, फिर मेरे पास पंजाबी की डिक्शनरी भी थी, दो मोटी मोटी, कभी कभी प्रोफेसर हंस से पूछ लेना, पर लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते. तो अक्सर क्या होता था कि बार बार पढ़ो करो, या यू लुक अप ऑन द, यू नो, समझ आ जाती है. देन माई फादर हेल्प मी अ ग्रेट डील, यू नो. तब सो आई हैड अ कपल ऑफ सेशंस विद माई फादर, और वो उस टाइम के थे, तो कुछ चीज़ें उन्हें उन चीज़ों के बारे में पता था, तो वो मैं फिर इसमें ला सकी. मैं आजकल थोड़ा हिस्टोरिकल, जैसे गौरव ने बताया कि थोड़ा हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में थी, उसका काफ़ी रेफरेंस ये जो 3 जो मोनोलॉग्स है उसमें आता है. लेकिन रादर देन टॉक अबाउट दैट, इसमें एक जो रनिंग थीम है वो बूढ़ी रूह का है. जो बूढ़ी रूह जो हर घर में है, और एक बुज़ुर्ग महिला जो सफ़र भी कर रही है, लेकिन वो कोसती भी रहती है, अपना टर करती है, उसको फिजिकल पेन भी है, उसको मेंटल पेन भी है, तकलीफ भी है, और एक अंडरलाइंग थीम इसके अंदर बना रहता है. थोड़ा सा बूढ़ी रूह के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बूढ़ी रूह का रफ हिंदी ट्रांसलेशन मतलब बुजुर्ग आत्मा कह सकते हैं, या रूह उस टाइप का कुछ हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करना चाहें अगर. ये बुढ़ी रूह जो है, इसके बारे में लेखक उपन्यास में भी चर्चा करते हैं एक पॉइंट पे, कि वो रूह नहीं हो सकती, वो एक्चुअली शरीर है. और दूसरा एक कनेक्शन जो करते हैं वो बुढ़ी रूह का बवासीर के साथ करते हैं, कॉन्स्टिपेशन के साथ, इलनेस के साथ. एंड सो समवेयर ही काइंड ऑफ गोज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग द हैग, यू नो. और यू नो, पेट्रियार्की में ऐसा है कि औरत है तो सुंदर होना चाहिए, यू नो, एक एक्सपेक्टेशन है जो एक औरत को भी घेर लेती है. और जब मिडिल एज आती है और बॉडी भी चेंजेस आती हैं, और वो जो सौंदर्य है वो जब स्लिप हो जाता है, तो एक फिजिकल सौंदर्य, हाँ जी, फिजिकल, हाँ, तो वो एक I think women go through they do go through post-menopausal depressions and stuff like that, right? And we tend to, आप देखोगे कोई novels में ज़्यादातर कोई बुढ़ी औरत को और a hag और a misshapen womanly form, उसके बारे में कोई बात नहीं करता. हम अगर पोर्ट्रेट बना रहे हैं, अगर एक औरत के बारे में एक किरदार है जो कितनी भी एज हो जाए वो हमेशा सुंदर ही होगी, वो शर्मिला टैगोर होगी, यू नो. सो जो नहीं है उनके बारे में हम बात नहीं करते. और लेखन में भी थोड़ा ग्लैमर तो आता ही है, पर यहाँ आप देखेंगे कि एंटी ग्लैमर की वेव है. तो अब बुढ़ी रूह है, तो उसके साथ बीमारी है, और एक एब्सर्डिटी है. There is something absurd, there is something surreal about the manner in which he has written this entire novel. And बुढ़ी रूह जो है वो शुरुआत में है, फिर again she resurfaces as an actual character in Pagmal Pagal's monologue,
this Budhiru, and then that same tar, like, he uses words like, मैं इन शब्दों से, इन ऑक्सीमोरॉनिक शब्दों से मैं वाकिफ नहीं थी, जैसे टर, या वो डिस्क्राइब करता है कि यंग लड़की है, बहुत सुंदर है वो, और कुछ होता है और वो रोने लगती है, तो उसके टीयर्स कैसे, उसके आंसू कैसे गिरते हैं, परल। अब ये बड़ा दुआबी शब्द है, प्रोबेबली हमने भी कभी सुना नहीं था, लेकिन मुझे लगा नहीं, ये जो कुछ वर्ड्स हैं ना, उन्हें अंदर लाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ट्रांसलेशन के थ्रू उस दुआबी भाषा, उस दलित सेंसिबिलिटी को भी तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो आगे आए। और अगर मैं थोड़ा और ऐड करूं, तो आई एम क्वाइट इंट्रीग्ड बाय द फैक्ट कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं और अगर बहुत शिद्दत के साथ करें, तो कहीं हम अंग्रेजी भाषा को भी बदल रहे हैं, और अंग्रेजी भाषा में ये दलित सेंसिबिलिटी और ये जो एनर्जी है उसे भी ला रहे हैं, तो कितना एक तरह की ग्लोबल लैंग्वेज की तरफ हम नहीं, एक्चुअली आई थिंक ट्रांसलेशंस डू अ ग्रेट जॉब, बिकॉज इसीलिए वैल्यू ऑफ वर्ड्स भी ट्रांसलेशंस को सेलिब्रेट करता है, बिकॉज इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि, और ये जैसे ये पुस्तक है, अगर ये सिर्फ पंजाबी में रह जाती तो उसको वो रीडरशिप नहीं मिलती जो आज इसको मिली है। एक मैं अभी जब आ रहे थे तो मैं रश्मि को पढ़ के सुना रहा था, इस किताब में एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, जो जलंधर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, और ममता जी भी यहाँ बैठी हैं, शायद लाडोवाली रोड आपने भी देखी होगी या सुनी होगी, तो लाडोवाली रोड जो है इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रह जाता है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेसेस, I mean, you actually feel that you are living in Jalandhar. You actually feel that. So one very great quality about Shanti Parv is that it actually transports you to Jalandhar. It transports you to Ladowali Road. It connects you to an old महल of Kapurthala. It transports you to many things. तो naturally मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको भी द्वाबा के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी मिली होगी इस पुस्तक के बारे में. So would you like to reflect on the descriptive aspect of this book? कैसे देसराज जी ने जलंधर को और जलंधर के सराउंडिंग एरियाज को दर्शाया है इस किताब में? मैं जलंधर गई नहीं कभी. अरे मैं तो गुजरात में ही बैठ के मैंने काम तो आप किया. जलंधर ही नहीं गए? नहीं. आपको पता नहीं कि जलंधर वालों पे किताब लिखी जा रही है, तो आप तो उसमें एक्सप्लोड हो गई फिर. मैं चंडीगढ़ तक गई, मैं अमृतसर तक गई, और हम काली और हम लोग चंडीगढ़ में लिटरेचर फेस्टिवल में मिले, दिल्ली में मिले. नहीं, ये तो फिर गलत हो गया, क्योंकि देखिए मैंने गुजरात में बैठे बैठे जलंधर खड़ा कर दिया. ये तो बात है. गुजरात में बैठे बैठे आपने जलंधर खत्म कर दिया. तो हमारे पास समय थोड़ा कम है, बट आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस बुक इज दैट इट आल्सो गिव्स अ वंडरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया कैसे आज़ाद हुआ. इसमें डिप्टी कमिश्नर का क्या रोल रहता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या करती है, हर विभाग क्या करता है और क्या नहीं करता, उस सब के बारे में एक बहुत अच्छा इसमें दर्शाया गया है. तो आप इन तीनों जो कैरेक्टर्स हैं जो अपना नरेटिव दे रहे हैं, इन तीनों के बारे में संक्षिप्त में बता दें, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है. तो पोएट का पर्सपेक्टिव क्या है, प्रोफेसर का पर्सपेक्टिव क्या है, और कॉमरेड का पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि तीनों कंटेम्प्रेरी हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं और तीनों का व्यू पॉइंट एंटी स्टेट है, एंटी स्टैब्लिशमेंट है. लेकिन पोएट का नज़रिया, कॉमरेड का नज़रिया और प्रोफेसर के नज़रिए, इन तीनों नज़रियों में भी क्या फ़र्क है, ये ज़रा आप संक्षिप्त में अगर बता दें तो बहुत अच्छा होगा. जी, मैंने ये नोटिस किया कि कॉमरेड की जो बुड़बुड़ है, which is translated here as prattle, comrade the बुड़बुड़. With that, Kali provides us a kind of a large landscapic overview of the history of violence, because what he's trying to do through this work is to rewrite a history of India from the Dalit's perspective, from the subaltern's perspective. And he does not say that he is doing this, and he makes a case that we need to rewrite the entire history in great detail. But come to think of it, this is what he attempts to do even in this novel, or one can say novel of discourse. अब कॉमरेड की बुड़बुड़ जो है ना, उसमें वो टेररिज्म के बारे बताते हैं, द लार्जर नैरेटिव ऑफ टेररिज्म. वो चाइना की भी बात करते हैं, वो अमेरिकन डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं, और वो यहाँ पे शुरुआती इसकी वो डेफिनेशन के साथ करते हैं कि टेरर क्या है.
तो अब मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा समय नहीं है। तो काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, और ये थोड़ा सा उनका जो बोलने की जो उनकी जो वाणी है वो थोड़ी अग्रेसिव है, लीडरों वाली है। पर फिर वो दलित लीडर हैं तो उसमें वो देसीपना भी आ जाता है, और उनकी जो ऑब्वियसली जो उनकी जो ऑडियंस है वो भी काफ़ी क्रूड सी है, बिल्कुल भी पॉलिश नहीं है, बिल्कुल भी काफ़ी क्रूड सी है। ट्रक ड्राइवर होंगे, ठेले वाले होंगे ऐसे, तो एक बंदा उठ के ना गालियाँ देता है, पाकिस्तान ये है। फिर जैसे कॉमरेड की बुड़बुड़ चलती जाती है तो वो कभी किसी को गाली दे रहा है, कभी किसी को गाली देता है, गंदी गंदी गालियाँ। तो दैट इज़ द जनरल फ्लेवर, एक बड़ा इनकलाबी सा फ्लेवर है उसका। फिर जब वो आगे आते हैं, वो बात करते हैं पागल पागल की। तो पागल पागल की जो मोनोलॉग है उसमें फोकस नैरोज डाउन। तो Punjab's Dalits, they feature. Then Ambedkar ji comes in. Ambedkar ji, plus also, one interesting thing is about the religious tradition followed by the Dalits of Punjab. Because they're neither Hindus nor Sikhs, Guga Pir, और ये एक ऐसी चीज़ है जो एक मिथक चल रही है पंजाब में, that the people of Punjab were following so many traditions and they did not find any contradiction between going to a mandir also, going to a mazar also, and reading all these things. So that I think comes out very clearly in this. These are Punjabis, but they are Dalit. They are sweepers and chamars and all. And अगर आप गौर करें तो उर्वशी बुटालिया जी की जो किताब है ना, द अदर साइड ऑफ साइलेंस, उसमें एक टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट बुक एक चैप्टर है जहाँ वो बात करती हैं कि ये पार्टीशन के वक्त जब हिंदू इस तरफ जा रहे थे और हिंदू सिख एक तरफ जा रहे थे, मुस्लिम्स एक तरफ जा रहे थे, तो ये जो चूड़े चमार हैं, ये जो दलित, maybe I should not use these words, but then I can say Harijan, but they hate that term, they hate that term that Gandhi gave them. So ये जो हमारा जो स्वीपर क्लासेस हैं एंड चमार क्लासेस हैं, वो कहाँ थे? तो उनको कोई टच नहीं करता था, और वो मुस्लिम्स की तरफ भी हो जाते थे और हिंदुओं की तरफ भी हो जाते थे, क्योंकि उनका जो रिलीजन जो वो फॉलो करते थे, दैट वाज अ हाइब्रिड रिलीजन, अ हाइब्रिड वर्जन ऑफ रिलीजन. सो दे वर they followed religion, they followed God in a very fused kind, in a fusion manner, fusion music, fusion religion, So गुग्गा फकीर भी है इसमें ताजिया का प्रोसेशन भी निकल रहा है, और यही बच्चे जो दलित बच्चे हैं, वो जो घोड़ा जाता है ताजिया के प्रोसेशन में, उसके नीचे से वो इनिशिएट हो जाते हैं जी सूफीज़म में. तो आई गेस धर्म पालना भी एक लग्जरी है, और धर्म को श्रग ऑफ करना भी एक लग्जरी है आज के ज़माने में. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि धर्म को पालन करना और धर्म को छोड़ना दोनों ही अपने आप में एक लग्जरी है. और अब आप प्रोफेसर पे आ जाइए, प्रोफेसर जौहर पे आ जाइए जी. प्रोफेसर जौहर पे और भी वो क्या कहेंगे, और भी नैरो डाउन हो जाता है पंजाब का पॉलिटिक्स. पंजाब का पॉलिटिक्स तो पागल पागल में गया के सेक्शन में गया. जब हम प्रोफेसर जौहर पे आते हैं तो देन he mentions the Prime Minister Manmohan Singh. He looks at the post-independence scenario in terms of capitalism, the national banks that were serving the capitalists, the industrialists of India, and how later on when these industrialists became very well-to-do and they started launching their own banks, and they did not need the government money, how the government had to run around them, and how the Prime Minister then had to seek an interview, an audience with these Tatas and Birlas. And then he talks about how it is so unfair that it is a very devious and a vicious cycle where they kind of orchestrate this limited sum of money and wealth within a certain circle. And they make sure that there are no leakages. And therefore, a majority of the country lives in a state of lack and exploitation. Thank you very much, Neeti Singh ji. This is a wonderful novel, but before I end, let me read a few lines which says, consider this. It's very important because most books come with disclaimers. This book comes with a claimer. It claims. It says that no character or event in this novel is imaginary. So it starts by saying that no character or event in this novel is imaginary. Manmohan Singh here is our own Prime Minister, Manmohan Singh. So Manmohan Singh is a character. Manmohan Singh and Phagul Mal is that same old Dalit leader. If any character of this novel reflects you or your life,
then it is not a coincidence. It is certainly you. So with these words, let me thank Neeti Singh ji for an absolutely wonderful session. It's a short book, eminently readable, and I strongly recommend it. Thank you very much. Thank you. Thank you for having me. बहुत बहुत धन्यवाद सर और डॉक्टर नीति सिंह जी, आप लोगों ने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा करी और बड़े ही गंभीर विषय पर चर्चा करी। उसमें अपने कुछ हल्के फुल्के मोमेंट्स थे, लेकिन ये नॉवल जो बड़ी पतली सी नॉवल नज़र आती है, इसका क्या महत्व है और इसको क्यों पढ़ना चाहिए हम सबको, खासकर युवाओं को, इसको आपने बहुत ही तरीके से तफसील के साथ हमारे सामने खोल के रख दिया, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहूँगा कि इस सेशन, क्योंकि ये हमारा आखिरी सेशन था, आप सब मुक्त कंठ से करतल ध्वनि से स्वागत करें इस सेशन का। और नीति जी को बहुत बधाई है कि वो जो है गुजरात में रहते हुए अपनी रूट्स से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने वहाँ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क को उठाकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, क्योंकि पंजाबी या कोई भी वर्नाक्युलर लिटरेचर अगर हम लें तो जाहिर सी बात है कि जिनको वो नहीं आता उनके लिए वो फिर बाहर हो जाता है उनकी पहुँच से। लेकिन जब एक बार वो इस तरीके की भाषा में आता है जिसको कि अमूमन लोग पढ़ते समझते हैं, तो फिर उसकी रीच बहुत बढ़ जाती है और अन्य लोगों को भी उसका लाभ मिलता है, जैसे अभी हमें मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. हमारे बीच में महानिदेशक भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी श्री SPS चौहान साहब और अध्यक्षा नायर WWO श्रीमती अंशु चौहान आ चुके हैं और बिल्कुल ही अनअज्यूमिंग जैसे कि वो हैं, पता भी नहीं लगा कि कब वो अंदर आ गए, लेकिन मैंने देख लिया था। हम उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर SNT श्री विजय मालविया, जिनका कि हर पिक्चर में नाम विजय ही होता है, तो वो आ गए हैं। बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मतलब गायक और क्रिकेटर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आज के दौर में सबसे मुश्किल है इंसान बनना, तो वो हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि हाँ, उन्होंने मास्क तो उतार दिया, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आगे आके अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच में प्रोफेसर राजभाषा भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी डॉक्टर विभावरी गोरे भी मौजूद हैं। वो इतने समय से अपनी उपस्थिति चुपचाप दर्ज करा रही हैं यहाँ पे, बिना कोई आडंबर के, बिना कुछ उसके ऊपर कहे। उनका स्वागत है। और हमारे बीच में हमारे जो आमंत्रित कविगण हैं, उनमें से पहले दीपक जी, जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। और जब भी मैं किसी पुलिस के अफसर को या पुलिस के कर्मचारी को साहित्य से जुड़ा देखता हूँ, खासकर कविता से जुड़ा देखता हूँ, तो मेरा ये विश्वास बढ़ जाता है कि वो निश्चित रूप से जन कल्याण की तरफ अपने पैर बढ़ाएंगे। और क्योंकि जो भी कवि हृदय व्यक्ति है, वो पुलिस जैसा काम जिसमें कि माना जाता है कि आपको बहुत सख्त होने की ज़रूरत होती है, उस काम को मुलायमियत से कैसे करना है, उसका उसकी सख्ती को कम करना, उसके एब्रेजन को कम करना, उसकी रफनेस को कम करना, ये काम लिटरेचर ही कर सकता है। और कविता का अगर आपके मन में है तो इसमें कोई शक नहीं कि आप एक बेहतर अफसर बनेंगे, खासकर एक पुलिस अफसर। तो बहुत आपका स्वागत है दीपक जी यहाँ पर। और हम लोगों का ये कार्यक्रम 15 बजे से प्रारंभ होना था, परंतु अभी सेशन का एंड हुआ है। तो सर बताएं, थोड़ा सा हम लोगों को 5 मिनट ले लें सर, थोड़ा सा यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट कर लें। तो टेक्निकल टीम, हम लोग 5 मिनट के बाद हम लोग ऑनलाइन जाएंगे। तब तक मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे जो कवि यहाँ पर हैं उनको, जिसमें कि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज के कवि सम्मेलन की अध्यक्षता वो स्वीकार करें। डॉक्टर नलिनी पुरोहित हैं। अच्छा, मेरे को ये बात पता नहीं थी, तो मेरे से गलती हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो डॉक्टर नलिनी पुरोहित जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आज के कवि सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार करेंगी। और ये करतल ध्वनि ये बता रही है कि आप उसको इनकार कर ही नहीं सकती। तो आपसे यहाँ पर मेरा अंजुम जी से रिक्वेस्ट है, हालांकि वो मेरे साथी कवि हैं,
लेकिन वो मेरे साथी ऑर्गेनाइज़र भी हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा यहाँ पर आएँ, और मेरी आवाज़ अगर यहाँ पे सुनाई दे रही हो कुछ लोगों को, तो कुर्सियाँ ऊपर और भिजवानी होंगी। अंजुम, बाहर कुछ लोग होंगे तो उनको बुला। तो 5 मिनट बाद हम लोग ऑनलाइन आते हैं।